उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक बार मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन हो जाए, जितना हम पिछले साल थे लगभग हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अगर हम इन पेशेंट में जाएँ तो जितने पेशेंट हमारे पास भर्ती पिछले साल हुए थे उससे ज़्यादा पेशेंट तक भर्ती हो चुके हैं। अगर हम ऑपरेशन में जाएँ तो ऑपरेटिव वर्कलोड हमारा उससे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, नवंबर तक ही उससे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और हम और ज़्यादा दिसंबर का ऐड करेंगे तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। इसके अलावा जो हम सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज दे रहे थे, एक न्यूरोलॉजी की दे रहे थे, न्यूरोसर्जन्स थे हमारे यहाँ आते थे ओपीडी में, गैस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज दे रहे थे, ऑन्कोलॉजी में हम दे रहे हैं और कार्डियोलॉजी में दे रहे हैं, तो ये भी आपका बढ़ता हुआ वर्कलोड आप देखेंगे। इसके अलावा डायबिटीज़ का सेंटर है, अगर हम देखें तो अभी नवंबर में ही हम जितने पेशेंट हमारे पिछले साल थे उससे ज़्यादा हम निकल चुके हैं। अभी दिसंबर का महीना बाकी है, उसको हम जोड़ेंगे तो लगभग 1000 के आसपास दिसंबर में पेशेंट हम जोड़ेंगे तो हम काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और अब तक हमारे पास लगभग फॉलोअप में डायबिटीज़ टाइप 2 के 2500 मरीज़ हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ के भी 90 से ज़्यादा मरीज़ हमारे फॉलोअप में हैं। और हम डायबिटीज़ की फेलोशिप भी चला रहे हैं जिसमें 2 सीटें हमारे पास, दूसरा बैच हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा ये हमारा पिछले साल की केवल इस्टेब्लिशमेंट उपलब्धियां जो हम बताएंगे। हमारी जो बेड्स थे वो पहले 470 हुआ करते थे, 470 से हमने 630 बेड कर दिए हैं अभी फिलहाल। इसके अलावा एंटी रिट्रोवायल सेंटर जो HIV के मरीजों की रोकथाम के लिए, जो पहले हमारे पास केवल ICTC सेंटर था जिसमें केवल हम काउंसलिंग कर सकते थे और फिर हम उनको ART सेंटर भेजते थे, इधर गाजियाबाद और मेरठ। तो वो सेंटर हमारे यहाँ अप्रूव हो चुका है जिसका काम चल रहा है और ये जनवरी 25 में फंक्शनल हो जाएगा। तो अब जो ये मरीज़ होते हैं, HIV रिलेटेड मरीज़ होते हैं, एड्स के मरीज़ होते हैं, जिनको कि गाजियाबाद और बाकी जगह भेजना पड़ता था, वो हम कहीं नहीं भेजेंगे, तब हमारे यहाँ ही दवाइयाँ भी आ जाएंगी, हम सारा इलाज भी उनका कर पाएंगे। इसके अलावा ड्रग सेंसिटिविटी एंड ट्यूबरकुलोसिस लैब का इनॉग्रेशन किया था माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने हमारे यहाँ, जिसमें कि ट्यूबरकुलोसिस की जो कल्चर की फैसिलिटी है और उनकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है वो अपग्रेड हो गई है। ये यूपी के, वेस्टर्न यूपी के जितने मरीज हैं उनके लिए अकेला सेंटर हो जाएगा। तो हम हर जगह से हमारे पास सैंपल आएंगे और उनको हम यहाँ पे टेस्ट करके उसकी डायग्नोसिस दे पाएंगे। इसके अलावा हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। अब आप हमारे यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे अब हमारे यहाँ क्यूलेस रजिस्ट्रेशन काउंटर है, कोई क्यू नहीं लगी हुई है, सबको एक हम टोकन नंबर देते हैं, वो टोकन नंबर देके मरीज बैठ जाता है, सामने आपका टीवी पे उसका काउंटर नंबर आता रहता है, वो काउंटर पे जाता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कार्ड बनाता है और चला जाता है। तो अब उसको कहीं भी खड़ी होने लाइन में लगने की जरूरत नहीं, वो बैठा रहता है, अपना नंबर लेके चला जाता है। इसके अलावा हम डिजिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। OPD में हम EOPD जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको चालू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो पेशेंट का डिस्चार्ज है, वो हम मोड पे ही कर रहे हैं और फार्मेसी भी कर रहे हैं। तो लगभग हम पूरे अस्पताल को क्यूलेस बनाने के मूड में है कि कहीं भी क्यू नहीं लगेगी, सारी चीज़ें आदमी मरीज आराम से बैठेगा और सारी चीज़ें करता जाएगा। इसके अलावा एक इनिशिएटिव हमने और लिया है कि हम सारे डिपार्टमेंट्स को कलर कोड कर रहे हैं। अगर आप जाएंगे, आप हमारे डिपार्टमेंट्स के बोर्ड देखेंगे, अभी इनिशियल फेज में है, हम कलर कोड दे रहे हैं। तो मरीज आएगा, अगर कोई पढ़ा लिखा मरीज नहीं है, उसको नंबर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हमने कहा कि आपका सर्जरी OPD 16 नंबर में जाना है, मेडिसिन OPD 10 नंबर जाना है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो कलर होगा उसका, वो कलर हम उसको वहीं पे OPD में दिखा देंगे और उससे कहेंगे आपको इस कलर वाले विभाग में जाना है, तो घूम के जाएगा तो उसको कलर दिख जाएगा, उस कलर में जा सकता है। तो एक यूजर फ्रेंडली डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश है कि हम कलर कोडिंग कर पाएँ। इसके अलावा हमारी एक नई CT मशीन इंस्टॉल हो गई है। एक मशीन हमारे पास ऑलरेडी थी और एक मशीन और इंस्टॉल हो गई है, जिसको कि अभी हम कमीशन करके जनवरी से उस पर भी CT करने लगेंगे। तो अब संस्थान के पास 2 CT मशीन और एक MRI मशीन हो जाएगी। इसके अलावा हम लगातार आयुष्मान भारत, दीनदयाल उपाध्याय और ECHS स्कीम जो पहले से हमारे पास चल रही है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐड ऑन है आयुष्मान भारत में जो सुविधा शुरू की गई थी 70 साल से ऊपर के उम्र के साथ ही कह दिया गया था कि आयुष्मान भारत स्कीम उन सब पे लागू होगी। तो वो कार्ड भी हमारे पास बन रहे हैं। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो 70 साल से ऊपर हैं और वो सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं या वो कार्ड बनवाना चाहते हैं कि जब जरूरत पड़े तो हमारा जल्दी से हो जाए, तो उसके लिए वो आयुष्मान भारत में संपर्क कर सकते हैं। ये पूरी तरह से क्रियान्वित कर दी है 70 साल से ऊपर उम्र वालों के लिए। सर वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा ना उसका? तो वो हमारे हम सिस्टम पे ही चेक कर लेते हैं उनके आधार कार्ड के बेस पे या उनके राशन कार्ड के बेस पे। अगर उनकी एज वेरीफाई होती है तो कार्ड ऑटोमेटिकली। सर यहाँ डॉक्यूमेंट्स ले आए तो आप कर देंगे? हाँ, डॉक्यूमेंट ओके, ठीक है सर। इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस एंड ट्यूबरकुलोसिस सेंटर के
रूप में हमारे जिम्स को 26वां नोडल सेंटर यूपी का बनाया गया है जी। और मेडिकल कॉलेज में 17वां मेडिकल कॉलेज 10 बेड का DRTB वार्ड हमारे शुरू कर दिया हमने। ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस जो है जिसमें रिफैम्पिसिन और आयरन रेजिस्टेंस वगैरह होता है वो वार्ड हमारे पास है। इसके अलावा सिक न्यूबॉर्न यूनिट जो है, सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो है, इसका इनॉग्रेशन हमारा 5 जुलाई को हुआ था। माननीय श्री ब्रजेश सिंह ने किया था इसका इनॉग्रेशन, जो कि हमारा सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, जहाँ पे जो बच्चे हैं जो बाहर भी अगर कोई सिक होते हैं, न्यूबॉर्न है, वो भी हमारे पास आ सकते हैं और हमारे अपने यहाँ के भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम लेवल 1 इनफर्टिलिटी सेंटर के रूप में भी स्टैब्लिश है, जहाँ पे आपका इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे पास, जिसको सुपर स्पेशलिटी ना होते हुए भी हम सारी चीज़ केटर कर रहे हैं। इसमें एक एडवांस डायबिटीज़ केयर सेंटर है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में हमारे डॉक्टर मोहित माथुर हैं जो कि पीडियाट्रिक सर्जन भी हैं, तो पीडियाट्रिक की सारी तरह की सर्जरी हमारे पास हम मैगजीन कर रहे हैं। इसके अलावा यूरो सर्जरी की जितनी भी फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर सतेंद्र यूरो सर्जरी पूरा देखते हैं, तो यूरो सर्जरी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सर आप बता दो क्या क्या हम कर रहे हैं। हाँ, यूरो सर्जरी में हम लोगों ने इस साल यूरोफ्लोमेट्री शुरू की है, जो कि 2025 से शुरू हो जाएगी, और बाकी जितने भी प्रकार के गुर्दे या गुर्दे की नली या फिर पेशाब की थैली संबंधित ऑपरेशन है वो सब हम कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कैंसर हो गुर्दे में, उसके लिए भी हम लोग इलाज कर रहे हैं, गुर्दा निकाल देते हैं, और यदि पथरी की वजह से भी कोई गुर्दे में और परेशानी है तो सबका इलाज हमारे यहाँ। सिर्फ एक रीनल ट्रांसप्लांट को छोड़ करके सभी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित आप भी बता दो। अभी हमने इसी साल पहला एक बच्चे के अंदर चेस्ट सर्जरी करी थी हमने अभी, और काफ़ी हम सर्जरीज कर चुके हैं अभी तक बच्चों में। इसके अलावा बच्चों के अलावा बड़ों में अभी लेज़र सर्जरी स्टार्ट कर दी हमने। इसमें वेरिकोज वेन जो एक कंडीशन होती है उसके अंदर हम लेज़र सर्जरीज कर रहे हैं, और अभी हम लोग डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी कर रहे हैं, पर उसको काफ़ी हम एडवांस लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं। होल्टर हमारे यहाँ होता है और TMT हमारे यहाँ होता है। सारी फैसिलिटीज़ हम पहले भी थी, वो फैसिलिटी कंटिन्यूस में बता रहे हैं। क्योंकि नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस सर्विसेज हमारे यहाँ, डायलिसिस हमारा पूरा सेंटर बना हुआ है जिसमें कि 12 मशीन हमारी डायलिसिस के लिए चल रही हैं। इसके अलावा र्यूमेटोलॉजी OPD जो गठिया बाई की शिकायत होती है उसकी OPD भी हमने बृहस्पतिवार को शुरू की है। अब हर बृहस्पतिवार को मेडिसिन OPD में 10 नंबर कमरे में जो गठिया बाई के मरीज हैं उनके लिए अलग से OPD हमने चालू करा। सो इसका कुछ स्पेशलिस्ट भी है इसके? इसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट ही देखता है, र्यूमेटोलॉजी का अलग से कोई सुपर स्पेशलिटी तो आती नहीं है। तो हमारे 2 डॉक्टर्स हैं जो कि आपको वहाँ मिलेंगे, डॉक्टर दीपक और डॉक्टर पायल, जो कि आपका र्यूमेटोलॉजी पूरा देखते हैं, तो वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा ऑन्कोलॉजी में हम डे केयर कीमोथेरेपी, सारी तरह की जो कहना चाहिए जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कीमोथेरेपी नहीं है वो सारी फैसिलिटी कीमोथेरेपी हम यहाँ दे रहे हैं। इसके अलावा हम ऑन्कोलॉजी OPD चलाते हैं जो कि बुधवार, मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजय, वो यहाँ आते हैं, वो अपनी सुविधाएं देते हैं और उन्हीं दिनों हम कीमोथेरेपी भी देते हैं उनको। इसके अलावा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में हम काम कर रहे हैं जिसमें ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर, इन तीनों की स्क्रीनिंग की सारी फैसिलिटीज हमारे पास हैं। मेमोग्राफी भी है, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट भी होता है, पैप स्मेयर की फैसिलिटी है। ओरल में डॉक्टर संदीप है, वो सारा डेंटल का सारा देख रहे हैं। डॉक्टर शिखर हमारे हैं जो कि प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का पूरा नोडल सेंटर देख रहे हैं, और हम जो रजिस्ट्री है हमारी ऑन्कोलॉजी की उसका भी हम पार्ट है। इसके अलावा हम और आगे चलें तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में फाइब्रोस्कैन की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है जो कि काफ़ी सस्ते दरों में हमारे पास उपलब्ध है, जो कि कॉस्टिंग अगर आप मार्केट में जाएंगे तो करीब मिनिमम में 2000 से लेके लगभग फाइब्रोस्कैन की फैसिलिटी 8-9 हज़ार रुपये लगते हैं, जो कि हमारे यहाँ मात्र जो SGPK का रेट है 625 रुपये उसमें अवेलेबल है। इसके अलावा हम डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपीज कर रहे हैं, जैसा कि आपको डॉक्टर मोहित ने बताया था। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपीज हमने चालू कर दी हैं। हेपेटाइटिस B और C का ट्रीटमेंट हम यहाँ दे रहे हैं, तो इतनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की फैसिलिटी है। रेस्पिरेटरी में हम ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं। इसके अलावा हार्ट के जो मरीज हैं और जिनको स्ट्रोक हो जाता है, तो जहाँ भी नस बंद वाले जितनी भी फैसिलिटी है वो हम सारा यहाँ कर रहे हैं। हम स्ट्रोक के पेशेंट को भी थ्रोम्बोलिसिस यहाँ दे रहे हैं, और जो कार्डिक पेशेंट है उनकी भी थ्रोम्बोलिसिस हम यहाँ कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई मरीज आता है जो थ्रोम्बोलिसिस के लिए एग्री कर रहा है, इंटरवेंशन नहीं है, तो वहाँ हम इसको दे रहे हैं। इसके अलावा एडवर्स ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग सेंटर एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर, अगर कोई दवाई देने से कोई रिएक्शन होता है उसका सेंटर, और मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग सेंटर। आपने कोई डिवाइस लगा रही हैं तो उससे कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी मॉनिटरिंग सेंटर, ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा एक हमने रैन बसेरा बनाने की शुरुआत की है, जो कि आप देखेंगे ICU जहाँ है हमारा इमरजेंसी है उसके बगल में
जो एक हमने शेड बनाया था, उस शेड को हम रैन सर बसेरा ये में, व्यक्तिगत है या प्राधिकरण के माध्यम से लगा हुआ रैन ये रैन बसेरा जो है हमें जो श्रीमान नरेंद्र भाटी जी के विधायक से मिला है, तो रैन बसेरा की एक्सटेंड हम उससे तो कर रहे हैं, आपका बाकी पर्सनल हमारा हो गया है। बाकी हमारा उसको हम पूरा कवर करके हम एक फैसिलिटी ऐसी बना देंगे जो कि आईसीयू के मरीज जितने भी हैं उनके सारे अटेंडेंट बाहर हैं, और हम वहाँ पे पूरा कोशिश हमारी ये है कि हम स्पीकर वगैरह ला के वहाँ पे वो लगा देंगे, जिससे कि अगर कोई आईसीयू में मरीज है तो उसके अटेंडेंट को बुला के अंदर बात कर सकें और बाकी टाइम वो आराम से अपना रह सकते हैं, कहीं रास्ते में उनको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी हमने टॉयलेट फैसिलिटी भी अपग्रेड की है, एक सुलभ शौचालय था उसके बगल में हम मेल और फीमेल अलग करने के उसमें कि पूरा ब्लॉक ही अलग करने। इसके अलावा हम नुक्कड़ नाटक करके डिफरेंट टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हम करते हैं बीच बीच में, जिसमें एनेस्थीसिया, गायनी विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, मेडिसिन विभाग, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, ये वहाँ नुक्कड़ नाटक करता है और हम डिफरेंट कैंप्स लगा रहे हैं। सर ये हॉस्पिटल के अंदर ही होते हैं नुक्कड़ नाटक या बाहर भी के होते अंदर ही हैं? कर रहे हैं, जी कुछ बाहर होते हैं जो कम्युनिटी मेडिसिन की तरफ से बाहर होते हैं, जो कैंप लगते हैं वहाँ पे होते हैं, बाकी हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक भी हैं, अवेयरनेस कैंप भी हैं, हेल्थ चेकअप कैंप भी हैं, सर्वाइकल स्क्रीनिंग और ये कैंसर की स्क्रीनिंग का प्रोग्राम है, वो भी मंथ में एक कैंप हम बाहर कर रहे हैं, जिससे लोग जागरूक भी हों। जैसे अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये विजन है कि हम कम से कम जो कैंसर ऐसे हैं महिलाओं में और पुरुष में जिनमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और जिनमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू उन्हें जल्दी पकड़ के और ट्रीट किया जा सकता है, तो उसमें सर्वाइकल कैंसर पहला है। उससे संबंधित जन जागरूकता अभियान, स्क्रीनिंग के साथ अगर संभव है तो सैंपलिंग भी हम फील्ड में सुविधा दे रहे हैं। अगर किसी एरिया में हमें लगता है और पब्लिक का सपोर्ट होता है तो हम स्क्रीनिंग फैसिलिटी भी वहाँ उसी स्क्रीन के माध्यम से आप समझाते हैं? बिल्कुल समझाते भी हैं, और हेल्थ चेकअप कैंप के थ्रू भी जो पेशेंट हमारे को ऐसे मिल रहे हैं जिन्हें आगे इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, उन्हें पूरे सपोर्ट के साथ हॉस्पिटल में अटेंड किया जाता है। इसके अलावा एक हमने गांव है यहाँ घरबरा, उसको अडॉप्ट किया है एनसीडी और ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो वहाँ पे हम अपने कैंप लगाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। सर एनसीटी का अर्थ क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज आता है, हाइपरटेंशन आता है, कैंसर आता है, ये सारी चीजें। तो हमारा ये है कि हम वहाँ पे बीच बीच में कैंप लगाते रहेंगे, और जो लोग निकल के आते हैं उनको हम अपने अस्पताल से जोड़ते रहेंगे, उनको हम जो है अगर सर कोई संस्था लगवाना चाहे आपके माध्यम से, वो अगर सारी चीजें ठीक बैठती हैं, हमसे क्या आप चाहते हैं वो देखना पड़ेगा कि आप हमसे क्या चीज़ नहीं इसी लेवल का जो आप बता रहे हैं एनसीटी लेवल का कैंप वगैरह का, कैंप का ये है कि अगर आप लगवाना चाहेंगे तो एक बार हम बैठ के उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम आगे लेके। कई बार ऐसा होता है पेशेंट आता है ओपीडी में, उसको अगर किसी जांच की जरूरत होती है, अच्छा अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, तो जो डेट है बहुत लंबी दे दी जाती है, 3 महीने दे दी जाती है। देखिए उसका मैं बताता हूँ, अभी हम ये पूरा कर लेता हूँ, उस पर डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसका आपका आपने पूछा जवाब तो जवाब देता हूँ। ऐसा है कि रेडियोलॉजी में हमारे पास बहुत ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है। रीज़न ये है कि एक आदमी की कैपेसिटी होती है वो उतना ही अल्ट्रासाउंड कर सकता है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा लोग होंगे, हमने ऐड भी बीच में निकाला था, हमें बदकिस्मती से लोग नहीं मिले। आगे भी हमारी कोशिश यही है कि हम और लोग हमें रेडियोलॉजी के जैसे ही मिल जाते हैं तो ये लाइन अपने आप जैसे वैकेंसीज हैं लेकिन स्टाफ नहीं मिल रहे हैं। ओके, बेसिकली क्या है ना, देखो अगर किसी को अर्जेंट की जरूरत होती है तो चाहे वो ओपीडी से हो चाहे आईपीडी से हो, कहीं से भी हो, तो हम लिख देते हैं कि अर्जेंट है। अर्जेंट में समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी रिश्तेदार आके बोले, या अगर ये हम लोग ऐसे अर्जेंट लिखने लगे तो दिक्कत क्या आती है, हमारे तो स्टाफ ही इतना है, वही लाके दे देता है अर्जेंट 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 अर्जेंट। फिर जो एक्चुअल अर्जेंट होता है ना वो बेचारा फंस जाता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो अर्जेंसी में होते हैं उनको तो करते, चाहे कैसे भी आ जाए वो, है ना। फिर जिसको डेट भाई मान लीजिए पित्त की थैली में कैंसर पथरी है, वो आ गया, पहले उसने अल्ट्रासाउंड कराया, उसे दोबारा कराना है, तो कोई अर्जेंसी तो हुई नहीं, जब मर्जी करा ले। हाँ, अगर हमें लगता है कि उसके बिहाफ पे हमें ऑपरेशन करना है, कोई अगर जरूरी है, नेसेसरी है, तो 24 घंटे अल्ट्रासाउंड होते हैं। मतलब इलाज नहीं रुकेगा, उस इन्वेस्टिगेशन में डेट अगर 15 दिन के बाद की है तो उससे इलाज नहीं रुक रहा है, वो केवल कंफर्मेशन के लिए कि भाई बाहर से लेके आया वो अल्ट्रासाउंड एक बार करा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और उसकी डेट ऑपरेशन के ये 8-10 दिन बाद है, तो अगर वो 1 हफ्ते बाद भी करा के आ जाएगा तो उससे कोई इशू नहीं होता। और प्रेगनेंसी केसेस में ऐसा नहीं होता, उनकी तो ईडीडी फिक्स है। तो उनके लिए अलग से पहला सिस्टम है, अर्जेंट है वहाँ हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जी, ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम एकेडमिक में जाइए, हमारा पेशेंट केयर का था जितना हमने आपको चीज़ें बताई। एकेडमिक हमारी डीन मैडम है, डीन एकेडमिक डॉक्टर रंजना, हमारा पहला बैच एमबीबीएस का निकल चुका है।
इसके अलावा हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की 64 सीटें हैं टोटल, इसमें 56 MD/MS की सीटें जो कि इसी बार सैंक्शन हुई हैं और 8 DNB की सीट। जिन जिन डिपार्टमेंट में MD मेडिसिन नहीं है वहाँ पे हमारा DNB है। तो टोटल 64 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास बढ़ जाएंगे, तो हम फैसिलिटीज़ को और बेहतर तरह से इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके अलावा नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम होता है जो कि एक्रेडिटेशन देता है कि आपका सेंटर कैसा है। उसने हमारे पीडियाट्रिक विभाग को एक्रेडिट कर रखा है कि हम जो नवजात बच्चे होते हैं उनका इलाज हम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ उसी फोरम ने हमें 4 सीट दे रखी हैं, 2 सीट MBBS वालों के लिए और 4 नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए हमें एक्रेडिट कर रखा है कि हम इतने लोगों की ट्रेनिंग करा सकते हैं जिनको कि हम नवजात शिशु के एक्सपर्ट के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं आगे चल के। इसके अलावा इस हमारा पैरामेडिकल की डिप्लोमा कोर्सेज हमारे पास चल रहे थे। इस साल से हमने डिग्री कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था और डिग्री कोर्सेज भी हमारे पास चालू हो गए, जिसमें लैब टेक्नीशियन के लिए, आपके रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए और OT टेक्नीशियन के लिए 3 के 60 सीटें हमारी पैरामेडिकल की आ गई हैं। वो भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, तो ये भी फैसिलिटी को धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट करके ग्रुप है गवर्नमेंट का, जिसका कि एक सेंटर हमारा जिम्स बनने जा रहा है कि जहाँ पे सारी ट्रेनिंग होगी जो नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट के लिए जो रेजिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग होती है और आपका कैसे हमको इवैक्यूएशन करना है, कैसे हमें डिजास्टर में हेल्प वर्क करना है, उस सब की वो हमारा सेंटर बनने जा रहा है। इसकी ग्रांट रिलीज हो गई है और 25 में इस्टेब्लिश हो जाएगा हमारा। इसके अलावा NELS यही जो नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट है, इसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम उससे पहले कर चुके हैं, सेंटर इस्टेब्लिश होने से पहले कर चुके हैं, जिसमें कि नर्सों का ट्रेन द ट्रेनर वाला प्रोग्राम था जो कि हमने नवंबर में किया था। इसके अलावा हमारा एनेस्थीसिया विभाग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रेजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी इस्टेब्लिश हो गया है। इसी साल 6-7 सितंबर को उसका एक्रेडिटेशन मिला है, जिसमें कि जो CPR होता है, कार्डियोपल्मोनरी रेजिस्ट्रेशन करते हैं और बच्चों रिवाइवल का जो होता है उसके लिए सेंटर है, उनके ट्रेनिंग के लिए सेंटर है। इसके अलावा एक इको प्लेटफॉर्म है जिसको एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी एज आउटकम फॉर कंडक्टिंग मास्टर क्लासेज है, जिसमें कि हम आसपास के लोगों को और आसपास के जो PHC CHC हैं उसको उसके डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। मैडम आप इसके बारे में थोड़ा बता दें। बेसिकली इसके अंदर हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स लिया है हमने, जैसे एक MCH का मॉड्यूल लिया है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का, जिसमें कि हम लोग बेसिकली एक सेशन रखते हैं जिसमें 1 घंटे का एक सेशन होता है और हमारी फैकल्टी या फिर बाहर से इनवाइटेड कोई फैकल्टी उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और उससे हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट CHC PHC वहाँ के डॉक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स को, उन सबको ये मैसेज जाता है। हमारे अपने इंटर्न्स और अपने रेजिडेंट्स भी चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे कि जो नहीं आ सकते फिजिकली हम उनको रीच आउट कर सकें और उनको हम ट्रेन कर सकें। इसके लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म, ये हमारा महीने में एक एक्टिविटी हम ऐसे रखते हैं, वो हमारा चले जा रहा है। एको के साथ एक MOU हुआ है और वो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ट्रेनिंग है, बेसिकली ऑनलाइन चलती है वो। अगर कोई चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करके बतानी है, अगर बच्चे को कैसे रैप करना है जन्म के बाद, अगर उसकी जो नाल है उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जहाँ पर हमारा ये प्रेजेंटेशन है। और जो हमारे आउटरीच में हमारे पैरामेडिकल वर्कर जिन्हें परफॉर्म करना है, एक्चुअली जो परिवारों से जुड़े हुए हैं, उन्हें कैसे करके करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और वो ऑनलाइन ऑल ओवर स्टेट ऑफ UP ट्रांसमिट हो रही है, जिससे कि जो पैरामेडिकल ट्रेनिंग का कंसेप्ट है जो माननीय मुख्यमंत्री जी और